हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि के जीवन परिचय। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ चुकी है और अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपके लिए 3 ऐसे जीवन परिचय कराने वाले हैं जो कि भाई साहब आपके एग्जाम में 100% आना तय है। और देखो, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, जिनका जीवन परिचय हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, तो भाई ऐसे में मैं आपके लिए इतना मक्खन सा, इतने अच्छे तरीके से जीवन परिचय को लिख कर लाया हूँ। अगर आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको 100% गारंटी है, ज़रूर याद हो जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पर आपका डबल फ़ायदा हो जाएगा। आपको नोट्स भी मिलेगी और आपको अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 नंबर का पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। देखो, सबसे पहले हम लोग सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे, जो कि फॉर 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और देखो, जो मैंने यहाँ पर जीवन परिचय ले रखा है, बहुत ही मक्खन सी लैंग्वेज है, आसान सा एकदम, एक बार में याद हो जाएगा। आप लोग केवल स्टोरी की तरह इसको सुनना, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को स्टोरी की तरह सुनना है। आपको मेरी पूरी गारंटी है, पूरा आपको समझ में आएगा। तो देखो, बहुत आसान लैंग्वेज है, समझना, आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले और लिखने का तरीका भी आप लोग यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बोर्ड परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में कैसे आप जीवन परिचय को लिख सकते हैं। तो देखो, जैसे पहला जो जीवन परिचय है, सबसे पहले आप आएगा, जो भी जीवन परिचय आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना, 3 जीवन परिचय आएंगे, कवि के और अलग अलग निबंध के। तो जैसे कि आपके एग्जाम में जो 3 कवि के जीवन परिचय आएंगे, तो सबसे पहले जो आपको आता है उसको सबसे पहले नाम लिख दोगे सूरदास, ठीक है ना। तो सबसे पहले सूरदास जी का नाम लिख दोगे। इसके बाद आपको जीवन परिचय हेडिंग डालनी और उसमें लिखना है कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा के मथुरा स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। यानी जो आपके सूरदास जी थे, इनका जो जन्म था सन 1478 ईस्वी में आगरा के स्थित आप सभी को जानते होंगे कि आगरा के मथुरा स्थित रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को मानते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनमें मतभेद है और वो इनका जन्म स्थान सिही नामक ग्राम मानते हैं। अर्थात वो ये समझते हैं कि इनका जो जन्म स्थान है वो सिही नामक ग्राम भी है, लेकिन ये दोनों ही बातें चलती हैं। लेकिन इनका जो प्रसिद्ध है वो रुनकता नामक ग्राम में ये इनका पैदा हुए थे, ठीक है। तो लेकिन जो इनका प्रसिद्ध नाम है, यानी जहाँ पर ये हुए थे, वो आपका रुनकता है, ठीक है ना, समझ सकते हो। अब देखो, आगे आपको क्या करना है। आगे आप लिखेंगे कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। इस विषय में भी बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिनमें मतभेद हैं, तो आप लोग लिख लेना इसको। यह भी कहा जाता है कि इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्म से अंधा बताया था, और ये बात भी हो सकती है सच कि इन्होंने स्वयं को बताया था कि मैं जन्म से अंधा हूँ। ये किसने कहा था? ये सूरदास जी ने स्वयं बताया था, ठीक है ना। अब देखो, आगे आपको क्या लिखना है। देखो, आगे आपको लिखना है कि सूरदास जी की रुचि बचपन से भगवत भक्ति में थी, अर्थात ये भगवत भक्ति का ज्ञान करना इसे ज़्यादा पसंद था, ठीक है ना। इनकी भक्ति के एक पद सुनकर वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। एक पद सुनकर इनको अपना शिष्य बना लिया। आगे देखो क्या लिखोगे, और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार इन्हें सौंप दिया। अर्थात जहाँ पर भजन कीर्तन हुआ करते थे मंदिर में, तो वहाँ पर क्या किया, वल्लभाचार्य ने वहाँ पर जो भजन हुआ करते थे, कहा जाओ तुम जाकर के यहाँ भजन वगैरह करो जाके, इससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, अर्थात तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और अच्छा तुम गाना सीख जाओगे। तो इनको कहाँ भेज दिया? भजन और कीर्तन के लिए भेज दिया। देखो, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से, किसके नाम से भाई? अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्ति का जो आपके 8 कृष्ण भक्ति का अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्ति कवियों के संगठन किया था। अर्थात समझने का कोशिश करना, यहाँ पर जो आपके वल्लभाचार्य हैं, इनके जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ, तो उन लोगों ने क्या किया था, मतलब कि जो विट्ठलनाथ थे उन्होंने क्या किया था, अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्ति काव्य की 8 कृष्ण भक्त कवियों के संगठन किया था। और जो सूरदास जी थे ना, कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। तो भाई साहब आपको यहाँ लिख देना है कि सूरदास जी उन संगठन के श्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर अपने जीवन भर कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। अर्थात भाई साहब वो लोग गौ घाट पर रहकर, अर्थात यहाँ समझने की कोशिश करना, कह रहा है कि जो आपके सूरदास जी थे ना, सूरदास जी वो गौ घाट पर रहकर, अर्थात गौ घाट पर रहकर अपने जीवन भर
कृष्ण भक्ति की लीलाओं का गायन करते रहे, अर्थात उनके जो कृष्ण भक्ति की लीला थी उसी का गायन करते रहे। और इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी की पारसौली में हुई थी, अर्थात ये पारसौली में ख़त्म हुए थे। और 1583 ईस्वी इनका क्या है, मरण स्थान है, मतलब कि ये मरे थे, यानी कि इनका देहांत हुआ था। अब इस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इनका जो जीवन परिचय है वो लिखना है। और देखो आपके बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखने के लिए आता है और रचनाएं लिखने के लिए आती हैं, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो भी जान लो, क्योंकि रचनाएं और साहित्य में स्थान आप दोनों चीज लिख सकते हो। बट आपके एग्जाम में रचनाएं आ रही हैं, आप रचनाएं भी लिख सकते हो और आप लोग साहित्य में स्थान भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों आपके पास ऑप्शन रहेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ रचनाएं समझो। देखो इनकी जो रचनाएं हैं 3 प्रमुख हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। आप लिखेंगे कैसे, महाकवि सूरदास जी की प्रमुख या फिर निम्नलिखित रचनाएं 3 हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं जो कि मोस्ट हैं, और इन्हीं को लिख दोगे आपको यहाँ से 3 के नंबर पूरे में पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, समझ गए आप लोग। चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने आपका पहला जो जीवन परिचय था ना, पहला वाला, ठीक है ना, जैसा कि आप सभी जानते थे जो पहला जीवन परिचय सूरदास जी का था उसको हम पढ़ चुके हैं। अब देखो हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करना। और बोर्ड परीक्षाओं में बहुत आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं। तो देखो तुलसीदास जी का जीवन परिचय क्या है, इसको समझने का प्रयास करना। देखो लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजपुर ग्राम में हुआ था। कहाँ पर, सॉरी, राजापुर ग्राम में हुआ था, ठीक है ना, 1532 ईस्वी में राजापुर ग्राम में हुआ था, बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। अब देखो आगे क्या लिखोगे, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं, एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। कहाँ ना मानते हैं, सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। बहुत से ऐसे विद्वान होते हैं जिनको मतभेद होता है, कोई कहता है इस डेट को हुआ था, कोई कहता है यहाँ हुआ था, कोई कहता है वहाँ जन्म स्थान था, तो मतलब सब अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। तो विद्वानों में मतभेद था, वो मानते थे कि इनका जो जन्म स्थान था वो एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में, यानी सोरो ग्राम में हुआ था, ठीक है ना, सोरो नामक ग्राम में या फिर केवल सोरो ग्राम में हुआ था, या फिर मानते थे, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इनके पिता आत्माराम दुबे, इनके पिता का नाम क्या था, यहाँ जान लो, आत्माराम दुबे, और इनके माता हुलसी, इनकी माता का नाम क्या था, हुलसी। तो इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। यानी कि जो भाई साहब आपके गोस्वामी तुलसीदास जी थे, ये इसमें आगे क्या लिखोगे आप लोग, इसमें आगे लिखोगे आप लोग कि इनका विवाह द्विबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। समझने का प्रयास करना बहुत इजी है कि इनका विवाह द्विबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या जो थी ना, रत्नावली, उससे हुआ था। यह अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, अर्थात जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो बहुत ही अत्यधिक प्रेम करते थे। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं चित्रकूट, काशी और आपका अयोध्या में लिखी हैं। मतलब कि जो आप लोगों के गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इन्होंने अपनी अत्यधिक रचनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं चित्रकूट, काशी और आपके अयोध्या में लिखी हैं। अब देखिए आगे कि जो इनका मरण हुआ था वो कब हुआ था, तो देखो काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी को इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो देखो इस तरीके से आप लोगों को इनका जीवन परिचय लिख देना है। और देखो ज़्यादा लंबा मैंने नहीं लिखा है, जितना लिखा है ठोस लिखा है, और अगर आप इतना लिख करके आते हो इतनी अच्छी तरीके से राइटिंग में, तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। और अगर आप यहाँ से जीवन परिचय लिख देते हो, ठीक है ना, प्लस अगर आप यहाँ से रचनाएं लिख देते हो और थोड़ी चीज़ आपकी जैसे कि साहित्य में स्थान, ठीक है ना, साहित्य में स्थान वो लिख देते हो, तो आपको यहाँ से फुल में फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए हाँ, तो इसके बाद आप लिखोगे हेडिंग डाल के कृतियाँ, और कृतियाँ में लिखोगे आप लोग कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रचनाएं निम्नलिखित हैं। यानी कि जो कि आपके गोस्वामी तुलसीदास जी थे उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी थी वो निम्नलिखित कौन कौन सी हैं उसको समझने का प्रयास करना। देखिए सबसे पहले आपकी है रामचरितमानस, जो कि अत्यधिक फेमस है। एक फेमस कृति कौन सी है, रामचरितमानस है। तो इसको तो आप जरूर से लिख करके आना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपसे सीधी पूछ दी जाती है। जो आप लोगों के गद्य पद्य के जो प्रश्न आते हैं ना, तो वहाँ पर ये आपके बोर्ड एग्जाम में सीधी पूछी जाती है कि बताइए रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई कृति है। तो अगर आप पढ़ करके गए हो तो आपको पता होगा। समझ गए आप लोग। अब देखो समझना, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें से सबसे पहली आप लोग याद कर लोगे रामचरितमानस, दूसरी विनय पत्रिका, तीसरी कवितावली और चौथी दोहावली, पांचवी कृष्ण गीतावली, छठी आपकी हो जाएगी यहाँ से बरवय रामायण, और सातवीं आपकी हो जाएगी रामलला नछऊ। क्या हो जाएगी, रामलला नछऊ।
तो इस तरीके से ये 7 जो रचनाएं हैं, ये 7 कृतियां हैं, आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है ना स्टूडेंट, समझने का प्रयास करना बहुत ही ईजी होता है। देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आप लोगों को 5 से 6 बार, केवल 5 से 6 बार इनको रट लेना है। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, आप लोग इस तरीके से रट लोगे ना, आसानी से याद हो जाएंगे, एकदम ईजी तरीके से। एक बार रटने का प्रयास जरूर करना, क्योंकि जो ये रचनाएं होती है ना, इनको थोड़ी आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो और रट करके भी याद कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर आप दिमाग लगाओगे, समझोगे तो नहीं याद होंगे। यहाँ समझने वाला काम नहीं है, रटने वाला काम है। बस आप रटना, आपको ईजी याद हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं साहित्य में स्थान के बारे में। तो आप लोग चाहे तो साहित्य में स्थान लिख सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं लिख सकते हैं, बट मैंने लिखा है तो आप लिख देना, एग्जाम में इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले देखिए साहित्य में स्थान, यहाँ समझना, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास हैं, ये हिंदी के यानी हिंदी साहित्य के एक सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वोत्तमुखी उन्नति हुई है। मतलब कि इनके द्वारा जो आपकी हिंदी कविता है, इसकी सर्वोत्तमुखी कवि यानी कि सर्वोत्तमुखी उन्नति हुई है। अर्थात इनके द्वारा ही समझ सकते हो कि जो साहित्य में इस साहित्य है ना आपका काव्य, उसमें बहुत सी ज़्यादा चीज़ें में परिवर्तन आया है। अर्थात ये भी समझ सकते हो कि भाई साहब इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, यानी कि जो पथ प्रदर्शक होते हैं वो भी इनको कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को साहित्य में स्थान लिखना है, और आपको रचनाएं लिखनी है और जीवन परिचय इनका लिख देना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाके ज्वाइन हो जाइए और सभी नोट्स आपको निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट करके ईजी तरीके से, और पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखो हम लोग आगे जो तीसरा वाला जो हमारा जीवन परिचय है महादेवी वर्मा का, इसको देखने वाले हैं। अच्छे से समझना, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसको भी लिखा है, समझने का प्रयास करना। देखो सबसे पहले यहाँ पर समझना कि श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म, जो आप लोगों की महादेवी वर्मा है, तो मैंने क्या लिखा है, श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी को होली के दिन में हुआ था। इतना लिख दोगे ना तो आप लोगों को ये रहेगा कि आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कि श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद भी लिख सकते हो या तो जिला लिख सकते हो। ठीक है ना, आपके मन में जो आ रहा है वो लिख दीजिए। तो फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी को होली के दिन हुआ था। अब आगे क्या लिखोगे, इनके पिता गोविंद प्रसाद, देखो इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद, यानी कि जो आपके महादेवी वर्मा थी, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद। अब देखो गोविंद प्रसाद वर्मा इनका पूरा नाम था। तो गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य, और माता हेमरानी, ये देखिए हेमरानी, माता हेमरानी जो विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। तो आप कैसे लर्न करोगे, आप इस तरीके से लर्न करोगे कि जो इनके पिताजी थे ना, जो इनके पिताजी थे ना, उनका नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि भागलपुर के एक क्या थे, शिक्षा अध्यापक थे या फिर कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इस तरीके से लिख दोगे ना, गलत अगर आपने प्रधानाचार्य नहीं भी लिखा ना, तो अगर आप इतने लिख दोगे केवल कि एक कॉलेज में अध्यापक थे या शिक्षा अध्यापक थे या फिर प्रधानाचार्य थे, तो नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। लेकिन एग्जामिनर है, अगर आप सही लिखोगे तो सही रहेगा, अगर आप गलत लिख के आ रहे हो तो हो सकता है वो नंबर काट सकता है। ठीक है ना, तो प्रधानाचार्य रहेगा तो प्रधानाचार्य ही आपको लिखना है। देखो आगे आपको क्या लिखना है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और इनकी जो उच्च शिक्षा थी वो प्रयागराज में हुई थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की थी, इंदौर से की थी। क्लियर हो गया, और इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्रयागराज से की थी। ठीक है ना, तो इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे आप क्या लिखेंगे उसको जरा समझने का प्रयास करना। देखो आगे आप लिखोगे इसी में कि इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। मतलब कि इनका जो विवाह था छोटी ही आयु में हो गया था, ज़्यादा ही उम्र की नहीं थी जब इनका विवाह हुआ था, बहुत ही कम उम्र की थी जब इनका विवाह हुआ था। तो आप लिखेंगे इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पिता डॉक्टर थे। देखो समझने का प्रयास करना, जिनके पिता डॉक्टर थे। अब देखो यहाँ पर बात की गई इनके पिता डॉक्टर थे, तो कहने का मतलब जिनसे इनका विवाह हुआ था ना, उनके पिता क्या थे, डॉक्टर थे। तो आप लोगों को ये लिख देना है, और अगर आप नहीं भी चाहते तो इसको, इस लाइन को आप मत लिखिएगा, इस लाइन को आप मत लिखिएगा। ठीक है ना, तो इनके पिता डॉक्टर थे, इस लाइन को लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इस लाइन को आप मत लिखिएगा। इसके बाद आप लोग एक लाइन का गैप देकर लिखेंगे, कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। यह कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की मनोनीत सदस्या भी रहीं। अर्थात इनको उत्तर प्रदेश जो आपका विधानसभा परिषद है ना, इसकी कुछ समय तक ये क्या रहीं, मनोनीत सदस्या भी रहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आगे लिखेंगे इनकी साहित्य सेवाओं के लिए
राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को इन्हें हिंदी का यानी कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार जो था ना वो प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इस महान कवित्री का दुनिया से विदाई हो गई, अर्थात इस महान कवित्री की 11 सितंबर 1987 ईस्वी को दुनिया से विदाई हो गई। तो इस तरीके से आप बना करके अच्छे से लिख सकते हैं। देखो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का और लिखने का प्रयास किया है। अब इसकी आप रचनाएं क्या लिखोगे उसको समझ लेना। देखो रचनाएं आप लोग हेडिंग डालोगे, लिखोगे उसमें कि महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। क्या लिखोगे कि महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब इसमें सबसे पहली रचना आपकी हो जाएगी नीरजा, या फिर लिख सकते हो निहार। तो निहार, नीरजा, दीपशिखा, यामा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि आदि। इनकी ये 8 जो रचनाएं है ना प्रमुख, वो मैंने ले रखी हैं क्योंकि ये 8 रचनाएं आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आती हैं। और अगर आप ये लिख करके आते हो तो एग्जामिनर आपके भूल कर भी नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि रचनाओं को अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा जितना हो सके आप रचनाओं को रटने की कोशिश करना, बिना रटे आपकी रचनाएं याद नहीं होने वाली हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब थोड़ा सा साहित्य में स्थान के बारे में जान लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि सारी के सारी जो जीवन परिचय हैं आप लोग लिख करके इनको जरूर याद करोगे पेपर से पहले, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या लिखोगे आप लोग साहित्य में स्थान में कि हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा जी का विशिष्ट स्थान है, अर्थात इनका जो स्थान है एक विशिष्ट स्थान है। और देखो मीरा के बाद ये एक ऐसी कवित्री हैं जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ है। किसके शिखर को छुआ है? ख्याति यानी आकाश के शिखर को छुआ है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग ये 3 जीवन परिचय जो मैंने आज की इस वीडियो में बताए हैं, जैसे कि आपका सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, महादेवी वर्मा हो गया, तो सबसे पहले ये 3 जीवन परिचय आप तैयार करना। और इसके बाद अगर आपके ये तैयार हो जाते हैं तो आप सुमित्रानंदन पंत और इसके बाद देखिए बिहारी लाल का तैयार कर लेना, और ये देखिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है, सुमित्रा कुमारी चौहान, इनका तैयार कर लेना। ठीक है ना। तो ये 6 जीवन परिचय आप समझ सकते हो, या फिर ये 5 जीवन परिचय समझ सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगा रखा है बिहारी लाल बटे सुमित्रा कुमारी चौहान, अर्थात आपको बिहारी लाल का तैयार करना है या तो आपको सुमित्रा कुमारी चौहान का तैयार करना है। और अगर आप इतने जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तो बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो लिंक में जो टेलीग्राम का चैनल पड़ा हुआ है ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ से आप लोगों को मैं जल्द ही आप लोगों के लिए PDF के फॉर्म में ये सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।